बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंसी में आज मौजूद हूँ जी। अब आपको पता तो चल गया प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब भी होती हैं और फर्स्ट लेडी भी है यहाँ पे, और उनसे भी बात करनी है जिन्होंने बहुत अंडर प्रेशर किया हुआ आरिफ अलवी साहब को, क्योंकि जब वो ड्रेसअप होकर बाहर निकले तो सिर्फ उन्होंने ऊपर से नीचे तक उनको सिर्फ घूरा कहा, कुछ नहीं। और जब उन्होंने पूछा अलवी साहब ने कि क्या हुआ, उन्होंने कहा बस अब क्या हो सकता है, तो बहुत देर अब किस चीज़ की होगी ये मुझे नहीं पता, मैं उनसे खुद जानना चाहूँगा। ईद का दिन है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग तशरीफ लाए। और आई नो कि मास्क इज अ कंपल्शन। असल में मैं अगर आप इजाज़त दें जी जी, तो मास्क का फ़लसफ़ा बता दें कि ये कैफियत ये है कि इसको अपने घर में भी जब आप सेफ सराउंडिंग्स में जाते हैं तो उतार लेते हैं। कोई नहीं कहता कि आप जनाब घर में बाथरूम जाएँ, उधर जाएँ तो पहने रहें। इसका प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल सा है, और वो ये कि जब मैं आया मैं मास्क पहने हुए था, आप सब पहने हुए थे। मैंने पिछले दिनों एक शो किया, उस पर लोगों ने ये कहा कि जी मास्क पहने रहो ताकि सिंबॉलिक बात जाती है। मगर इसका फ़लसफ़ा ये है कि जब मेरे और आपके दरमियान 6 फुट का फासला है या उससे ज़्यादा है और हम डायरेक्टली एक दूसरे के इतने करीब नहीं है, तो फिर टेलीविज़न के लिए मास्क उतारा जा सकता है। मेरा इनका फासला कम है, मगर आपने अगर वो प्रिंस फिलिप का चर्च के अंदर वो देखा हो, लोगों ने देखा हो, तो उसमें आपने देखा कि क्वीन एलिज़ाबेथ अलग बैठी, हर घर के अफराद इकट्ठा बैठे हैं, यानी प्रिंस एंड्रयू के घर के अफराद सब इकट्ठा बैठे। तो वो उन्होंने ब्रेकअप किया उनको कि फैमिली साथ बैठ सकती है ना, और जो फैमिली नहीं है वो दूर बैठे। तो क्वीन एलिज़ाबेथ सैट अलोन ओनली बिकॉज उसकी फैमिली का एक मेंबर था जो उसके साथ रहता था, ही हैड पास्ड अवे। बाकी बच्चे दूर रहते हैं तो बच्चे अलग अलग बैठे, एंड शी सैट अलोन। तो मास्क की प्रिकॉशंस कोविड के हवाले से माशाल्लाह एहतियात सही चल रही है, आई एम सेटिस्फाइड। मगर मैं फिर लोगों से कहता हूँ कि मैंने एक वैक्सीन लगाया था हम दोनों ने, और मुझे उसके बाद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सीवियरिटी जो है वो एक वैक्सीन से कम हुआ था, दूसरा डोज लगना था है। तो इसके लिए मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी अहम है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज ईद का दिन है और मेरे ख्याल में इससे अच्छा मैसेज और कोई भी नहीं हो सकता कि वी आर इन अ सिचुएशन, और अगर इसी तरह सब लोग काम करते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मुकाबले में काबू कर लिया आपने ना, यानी काफ़ी हद तक। देखो ये क्लेम करना कि वी क्लेम विक्ट्री, जैसे बुश साहब ने अफ़गानिस्तान में क्लेम कर लिया, या मोदी साहब इतने दिनों से कह रहे थे कि जी हमने कोविड को भगा दिया और हरा दिया, और हम फार्मास्यूटिकल सप्लायर्स हैं दुनिया के और हम इतने ऑर्गेनाइज हैं। तो वो क्लेम पाकिस्तान नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ये ज़रूर करना चाहता है कि बेहतर मैनेजमेंट से, यानी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, कीप दैट ऑन एज द बेस, मगर बेहतर मैनेजमेंट से, बेहतर पॉलिसी से, बेहतर कोऑपरेशन से, बेहतर उलमा की गाइडेंस से और मीडिया की मुसलसल इसके ऊपर बात करने से पाकिस्तानी कौम ने डिसिप्लिन बहुत काम किया, सुबह से शाम तक बात करते रहे, और वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि आपको ये करना है, मास्क का, हाथ धोने का, ये तो बहुत ही मीडिया ने इस पे काम किया, बहुत किया। तो मीडिया के हम मशकूर हैं, सबके मशकूर हैं, और एक डिसिप्लिन पाकिस्तानी कौम के मशकूर हैं कि उन्होंने, और मीडिया ही अच्छी चीज़ें फैला भी सकता है और ख़राब चीज़ें भी मीडिया के थ्रू मेरा ख्याल में बेहतरी होनी यही चाहिए कि मीडिया अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी की तरफ। अच्छा मीडिया क्या ख़राब चीज़ें चलाता है? मिसाल के तौर लड़ाई ये देखिए, अभी देखिए ये इज ट्राइंग टू पुल अ फास्ट वन ऑन यू। पता है क्या, जब आना था ना बाहर कैमरे के सामने, तो वो उसको जरा थोड़ा सा ना बैलेंस करने की कोशिश करे जिस नजर से आपने देखा था, है ना, और आपने कहा बहुत देर होगी अब क्या हो सकता है, लेकिन किस बारे में आपने कहा था देर? नहीं, मगर मीडिया जाहिर है इनकी उस्तानी थी हसीना मोइन साहिबा स्कूल में, तो अपने इंतकाल से कुछ अच्छे ड्रामे उस ज़माने में लिखे जाते जी, वेरी नाइस। मैं तो अब कोई ड्रामा शायद ही मुश्किल से देखती हूँ, क्योंकि उसमें कोई अच्छा मैसेज नहीं आता, कंटेंट अच्छा नहीं, हाँ कंटेंट अच्छा नहीं है। अब वो जो लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत से लोग वो कहते हैं कि नहीं हो ही यही रहा है, तो अगर ख़राब चीज़ हो रही है तो आप उसको क्यों इम्पोज कर रहे हो कि वही फिर और करें, अच्छी चीज़ें दिखाएं तो लोग शायद उस तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये राइट, यू आर एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। वो देखें जैसे पुरानी फिल्में होती थी, इवन पाकिस्तानी फिल्में, तो उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता था, हाँ, क्योंकि या तो स्टेज होता था या मूवीज़ होती थी। सोशल मीडिया या ड्रामे तो बहुत
کم ہوتے تھے اس وقت بھی, لیکن اینڈ میں کہیں نہ کہیں میسج ضرور ہوتا تھا. جی کیوں علوی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو اگر قوم کو بہتر کرنا ہے تو وہ ہر لیول پر اس پر ایفرٹ کرنا ضروری ہے, چاہے وہ اسکول ہو, کیریکٹر بلڈنگ, سیوک ریسپانسبلٹی, فلنتھروپی, یہ چیزیں اچھا اخلاق نیچے سے بنائی جاتی ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو, ہے نا, چاہے ڈرامے ہوں, چاہے کالجز ہوں, انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے مسجد ہو. علماء کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ ایک تو نماز کے ریچول سے آگاہ کرنا, کیونکہ وہ بنیاد ہے. مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھو گے, وضو کیسے کرو گے, یہ سب. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق پر جتنی توجہ دی, یعنی یہاں تک کہ بات آ گئی کہ طہارت نصف ایمان ہے. اچھا, اور طہارت سوشل رسپانسبلٹی بن جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ان کو کہا جاتا ہے جو مجھ سے یا آپ سے مجھ کو لگ سکتی ہیں. اس کے اندر اب کووڈ کمیونیکیبل ہے تو لہٰذا ہم فاصلے کر رہے ہیں. اچھا, بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز ڈیسنٹری وغیرہ ہاتھ سے چلتی ہے, تو ہاتھ دھونا ہے نا. اچھا, آپ کو تعجب ہوگا کہ کووڈ آنے سے 1 سال پہلے میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کانسل اور علماء کے ساتھ یہ بات کی کہ جناب طہارت پر توجہ دیں, کہ ہاتھ دھوئیں. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے, بیفور کووڈ. ہاتھ دھوئیں تاکہ ڈیزیز کمیونیکیٹ نہ ہو. تو اللہ کا ایک آزمائش میں ہم پھنسے کووڈ کی, مگر اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت امپروو ہوا. جنرلی رسپانسونیس کے اعتبار سے ان کو ایکسرسائز ہو گئی ایک بہت بڑی کووڈ کے حوالے سے. دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی کہ زوم پہ لوگ ہم جیسے لوگ پاکستان بھی آ گیا تو بہت دنیا چھوٹی ہو گئی. یہ ایک بہت فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہوا کہ زوم پر سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں, تعلیم بھی زوم پر آئی. اور ہم کوشش کر رہے تھے, میں کوشش کر رہا تھا کہ بھائی تم انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی تعلیم بہتر کرو. میں مثال کے طور پر ڈینٹسٹ ہوں, تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جس یونیورسٹی سے میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا 75 میں, یونیورسٹی آف مشیگن سے, ایسا ادارہ آج بھی پاکستان میں نہیں ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, 25 اور 20 45 سال ہو گئے, ہے نا. اتنا اچھا ادارہ یہاں بھی نہیں ہے. مگر اگر وہاں کا لیکچر میرا طالب علم 6 مہینے بعد بھی سن لے تو یوں ترقی کرے گی ڈینٹسٹری, اور اسی طرح سے ہر شعبہ ترقی کرے گا. اچھا, یہ کیا آپ کو اتنا لگاؤ کیوں ہے آپ دونوں کو لگاؤ؟ مجھے لگتا ہے کہ سارے بچے جو ہیں آپ نے ڈینٹسٹ بنا دیا. نہیں, بیٹیاں بھی, بیٹا بھی. بالکل نہیں, بیٹیوں کو تو پڑھنے میں بہت اچھے ماشاءاللہ بچے, بڑی کوشش کری کہ کوئی اور لائن لے لے, مگر سب کو شوق تھا. اچھا, اور میرا خیال میں لڑکیوں کے لیے بڑا اچھا پروفیشن ہے. اب تو یہی خیال ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ ڈینٹسٹری بچوں کی, لڑکیوں کے لیے اسپیشلی بہت ہی اچھا پروفیشن ہے, کیونکہ فیملی بھی نگلیکٹ نہیں ہو رہی, بچے بھی نہیں, اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں. اچھا, یہ کوئی تنگ شنگ تو نہیں کرتے ہیں آپ کو؟ ویسے جو مجھے ابھی پتہ چلا اس سے تو مجھے نہیں لگتا, بیچارے بہت معصوم سے لگتے ہیں مجھے. لیکن پھر بھی کبھی کبھار کوئی غصہ شصہ آتا ہے. اور معصومیت میں اگر بیوی گواہی دے دے تو سمجھے وہ ایک اٹل مہر ہے, دینے کے لیے تیار نہیں. کرتے ہیں کبھی تنگ؟ جی بہت زیادہ. اچھا, کہاں پہ, کس وقت؟ بس ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ہم ان کو چھیڑتے ویڑتے بہت ہیں. کھانے کی مثال پہ, کھانا بہت اچھا چاہیے. اچھا, ہی از ویری فنکی. یا ہی از لائک ہی نیڈز ایوری تھنگ پرفیکٹ. نہیں, ناٹ اچھا کھانا, اچھا کھانا, کھانے کے معاملے میں. اچھا, اس میں ذرا تنگ کرتے ہیں؟ ہاں, تنگ تو نہیں, مگر ہاں شوق ہے ان کو اچھا کھانا کھانے کا. اچھا, نہیں اب آپ تھوڑی سی کثرے نفسی سے کام لے رہی ہے, دور سے کور کر رہی ہے. ہاں, کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جب سے ہماری شادی ہوئی تو ہم یہ ساری نمازیں ہمارے ساتھ عید کی نماز ضرور, عید اور بقرعید کی دونوں نمازیں ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں. So anything special you do on the Eid day? جی, عید کے جیسے یوزول یہ سٹف ہوتا ہے. بتائیے عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ عید ڈے میں میرے خیال نماز تو ہمارے یہاں ضروری ہے, ہم سب جاتے ہیں. جی جی, اور خواتین بچے سب. جب بچے عورتیں نہیں بھی جاتی تھیں, ہم جب بھی جاتے تھے بچوں کے ساتھ, تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ صبح نماز پڑھنے ہم لوگ سب. میرے خیال سے جب سے ہماری شادی ہوئی تو ہم یہ ساری نمازیں ہمارے ساتھ عید کی ضرور, عید اور بقرعید کی دونوں نمازیں ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا, اور پھر سب سے ملنا ملانا. تھوڑا سا یہ رہا ہمیں کہ عید کو ہم اپنے اس سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے.
بعض घरों में मैंने देखा कि वो सो के गुजार देते हैं, तो मुझे वो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ईद है, हम ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता हो कि हमारा ये एक इस्लामिक त्यौहार है। तो इसलिए हम बुज़ुर्गों से मिलने का, जैसा एक हमेशा से ट्रेंड रहा कि बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उस तरह हमेशा हमारा रहा। हमारे कल्चर के अंदर हम बुजुर्गों के पास जाते थे, हाँ। जो छोटे हैं वो हमारे घर आते थे। तो जैसे बुजुर्ग कम बहुत होते गए तो अच्छा हमारा ये बाहर एक, जाना। अच्छा लगता है कि आप बुज़ुर्गों से मिलने जाएं, एक ओकेजन है, ईद का त्यौहार है, तो मेरे ख्याल मुझे तो ये बहुत पसंद आता है। और मेरी बेटियां बाहर हैं तो मैं उनसे कहती हूँ इसको बहुत अहमियत देना चाहिए, और वो करती हैं। अच्छा। कि ईद और रमज़ान, क्योंकि बाहर रह के तो बच्चे फिर वो क्रिसमस और ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, तो अपना कहाँ जाएगा। तो इस तरह वो इसको बहुत, वो लोग भी अहमियत दे रही हैं कि होना चाहिए। हमारे रिश्ते के एक नाना थे, तो जिनके पास अब हम ईद मिलने जाते थे, तो वो ज़माना बदल गया सब कुछ, मगर वो उनका हैबिट ये था कि नए 1 रुपए नोट की गड्डी होती थी, वो हर एक को वो 1 रुपया ज़रूर देते थे। एंड वो सच अ प्लेजर कि वो ईद ही देते थे। ईदी तो पहले मांगी जाती थी ना, हाँ, ईद तो एक हाँ। बहुत, अब मेरे ख्याल में इतना नहीं रहा, मगर पहले तो बाकायदा मांगते थे कि ईदी कहाँ है। वो ईद का एक ओकेजन ईदी ज़रूर थी। नहीं, इस ईद पे आपने मुझे भी ईदी देनी है। हाँ ज़रूर। कि मैं छोटा हूँ। ज़रूर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बड़ी बात होती है आजकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि अब हो जाने चाहिए। काफ़ी वक्त गुजर गया, ये ब्लेम गेम से भी बंदा निकले कि जो भी हारता है उसको एक ही इशू रहता है, नहीं जी मैं पोलिंग गलत हो गई। तो हाँ, आर यू फॉर इट? नहीं, मैं तो बहुत अरसे से मेहनत कर रहा हूँ। यानी 2009 या 10 से मैंने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सी वोटिंग हो, वहाँ पर किया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वो तीन चीज़ें हैं। देखें, बड़ा क्लैरिटी, अच्छा हुआ आपने सवाल किया क्योंकि लोग भी कंफ्यूज हैं कि है क्या। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के, यानी वोटिंग के सिस्टम को बेहतर बनाया जाने के लिए, देखिए आपको एक मिसाल दूं कि सीसीटीवी कैमरास है ना, इन्होंने क्राइम के अंदर कम से कम पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। आपके सेल फोन टावर्स ने ये पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया कि मुजरिम कहाँ पर है ना। तो जो टेक्नोलॉजी आती है वो इस बात की इजाज़त देती है कि आप सिस्टम को एफिशिएंट कर दें। बहुत एफिशिएंट हो गई ये चीज़ें जो मैंने मिसाल दी आपको। तो इसी तरह से हम हमेशा से आईडी कार्ड के बेसिस पर, हमेशा से नहीं, अब आजकल आईडी कार्ड के बेसिस पर इलेक्शंस कराते हैं, मगर ये भी होता था कि दूसरा किसी और का आईडी कार्ड आ गया, इस तरह से भी होता था। तो आपने देखा पिछले 4, 5, 6 साल के अंदर बैंकों ने डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दी है। अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट हो गया, तो लिहाजा आप जहाँ जाएं इसके ज़रिए कंफर्म हो गया कि आदमी यही है। तो पहला चीज़ जो मैं सजेस्ट कर रहा था, और मैं चेयरमैन बना था उस सब कमेटी का जो 2014 में बनी असेंबली के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कमेटी थी कि इनको वोटिंग के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो मैंने फिर पिटीशन, मेरी इस्लामाबाद हाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसको जस्टिस साजिद निसार ने जिसके ऊपर फैसला किया कि अब ये 3 महीने कम रह गए, मगर 2023 में ज़रूर कर लो, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कन्फर्मेशन के वोटर यही है ना। अच्छा, इसके अंदर भी लोग एतराज़ करते हैं, और आपको बता दूं क्या है, 85% या 90% इस पर सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, 10% नहीं होते। क्यों? बुढ़ापे की वजह से, मेहंदी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से फिंगरप्रिंट्स कमज़ोर हो जाए। मगर जैसे आप गाड़ी में किसी टोल बूथ पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अगर है सिस्टम तो आपके टैग की वजह से आप निकल गए। बिल्कुल ठीक। तो अगर 85% ऐसे निकल गए तो 15% रह गए। आपका एक बर्डन कम हुआ कि 85% 100% बंदा वही है। तो पहला तो ये हुआ, तो वो आइडेंटिफाई हो गया। उसका दूसरा फिर लेवल ये हुआ कि वोट कैसे करें, है ना। अच्छा, और वोट करने के लिए इंडिया ने एक मशीन बनाई हुई थी 1985 से, वो उसके ऊपर चला रहे थे। लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका ने नहीं की, इंडिया ने की। देखो, वहाँ के सिस्टम्स थे वो रिफाइन हो चुके हैं जमहूरियतों में, है ना। इंडिया को ज़रूरत थी, वहाँ धांधली का इम्कान था, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई, और सिर्फ इस वजह से उन्होंने
5-6 सेपरेट दिनों में डिस्ट्रीब्यूट किया वोटिंग को, कि वही मशीन वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, फिर तीसरी जगह ले जाए, फिर चौथी जगह ले जाए। अच्छा, वो क्या सिस्टम था कि आपने बटन दबाया, वोट कास्ट हो गया। इस ऐसी मशीन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट अब हुआ है जो हम बनाना चाहते हैं, और जो पिछली मरतबा उस कमेटी ने डिसाइड की जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे। अच्छा। 2017 में स्पेक्स डिसाइड हुई, मशीनों के सैंपल्स आए, सबको पसंद भी आए। अच्छा। अभी दूसरी बात है कि बाद में अपोजिशन हो रही हो, ट्रस्ट फैक्टर का की मुश्किल है। मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ ट्रस्ट को। यही मिसाल के तौर पर अगर फिंगरप्रिंट से लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो किसी को एतराज़ नहीं है, नहीं है ना। इसके अंदर दूसरी चीज़ आपको बताऊँ इम्प्रूवमेंट क्या है। एक तो ये लोगों ने कहा कि जी बटन के अंदर यहाँ एल्फी डाल देंगे, बटन जैम हो जाएगा। तो हमने इम्प्रूवमेंट किया कि बटन नहीं, कोई और चीज़ होगी जो ऊपर से प्रेस करने से होगा, मगर वो भी ऐसा नहीं है कि ख़राब हो सके। ठीक है। अच्छा, अब जब बंदा गया वोट डालने के लिए तो उसने वहाँ पर 64 नाम आ सकते हैं और निशान आ सकते हैं पीपल पार्टीज़ के। तीर आ सकता है, बल्ला आ सकता है, टाइगर आ सकता है, जो भी है। ठीक। बंदा गया, उसने निशान को दबाया, ठीक है ना। उस निशान को दबाया तो मशीन के अंदर बैलेट पेपर ब्लैंक पड़े हुए। ठीक। मशीन के अंदर बैलेट पेपर छोटा सा प्रिंट हुआ जिसमें बल्ले का निशान, तीर का निशान, जो भी निशान है। उसने खिड़की में से देखा, उसने कहा हाँ ठीक है। उसने दूसरा बटन दबाया कि कंफर्म्ड। ठीक। तो पेपर वोट कास्ट हो गया। अब वो कट कर वहीं गिर गया। ठीक है। डिब्बे में जो खाली दिखाया गया था, जो रोल खाली बैलेट पेपर्स का एम्प्टी रोल दिखाया गया था लोगों को, ठीक, तो प्रिंटेड बैलेट पेपर आ गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक काउंट भी आ गया, क्योंकि बटन दबाया। बिल्कुल ठीक है ना। दिन के आखिर में यही मशीन, बड़ी सिंपल सी मशीन है ना, यही मशीन प्रिंट आउट कर देगी कि आरिफ अलवी को इतने वोट मिले थे, मुबशिर साहब को इतने वोट मिले थे। वो पूरा काउंट प्रिंट कर दिया, वो प्रिंट करके दे दिया, वो आपका इमीडिएट काउंट हो गया। वो बैलेट पेपर उसमें पड़े हुए हैं, सील्ड, लोगों के सामने सील किया गया। ठीक है। अच्छा, वो दैट इज द पेपर बैलेट। अच्छा, जिसको इतराज है मशीन काउंट पर, वो पेपर बैलेट की काउंटिंग हो जाए। इससे आसान क्या होगा? मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो ट्रस्ट डेफिसिट अब क्यों हो गया, पहले नहीं? अभी लोगों को अंदाजा नहीं है कि मशीन कितनी सिंपल है और क्या कर रहे हैं। इसमें पेपर बैलेट मौजूद है। अच्छा, जो प्रिंट होगा ना, वो मैंने और आपने देखा, फिर बटन दबाया कि हाँ जी मंजूर है। जो प्रिंट हुआ, हमने ये कंफर्मेशन कर ली कि वो प्रिंट जो है वो 5 साल तक चलेगा। अच्छा। यानी गायब नहीं होगा। कभी कभी वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं ना कि प्रिंट हुआ और फिर वो फेड आउट हो गया, 5 साल तक वो नहीं होगा। ये सील्ड रहेगा। ये आपके सामने जैसे बैलेट बॉक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, उससे कोई बड़ी चेंज नहीं है। ये सील्ड बैलेट पेपर है और वो मशीन काउंट भी है, दोनों मैच करेंगे। तो ये सिंपल। तो एक तो ये, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर और भी चीज़ें हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी हाथ दिखाकर हो, ताकि उसमें जो जहाँ पर पैसा चलता है, सारी पार्टीज़ ने ये कहा कि जी इस वक्त अगर इस गवर्नमेंट ने ये बात की है तो अपने इंटरेस्ट में की है। चलो 2023 में तो अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो दे शुड कोऑपरेट। मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क के अंदर ये जो सरवत के एक्यूजेशंस हैं, और ये माशाल्लाह टीवी खूब देखती हैं तो लिहाजा ये सारी चीज़ को फॉलो करती है, हर इलेक्शन को बारीकी से फॉलो किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतराज़ात जो है कम हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शायद खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो, you see that happening? I see that happening। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अच्छा मैं इसमें क्या मदद कर रहा हूँ, ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, कम से कम ये हेल्प कर देना, है ना, टेक्नोलॉजी के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसका मुझे चेयर बनाया था, जिसके अंदर मैं उस आईटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू करवाई थी, या उसका चर्चा करवाया था। शुरू तो दुनिया में हो गई, चर्चा करवाया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर हम ब्रिक एंड मॉर्टर तरक्की करने में बहुत टाइम लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरी और आपकी और उनकी सबकी इंटेलिजेंस तो अल्लाह ने एक सी बनाई ना, इसमें हम बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो खैर, उस कमेटी के अंदर जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग का, और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मशीन्स, ये सब उसमें शामिल था। तो मैं कर ये रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लोगों को बुलाता हूँ, IT के लोगों को बुलाता हूँ, मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स उनकी कमेटीज़ को बुलाता हूँ। और क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाले मौजूद हैं, तो हमने ये तय किया कि मशीन की तरफ ले जाएं, रिसर्च वर्क कर लें और इलेक्शन कमीशन की मदद करें। एक्चुअली इलेक्शन कराएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
वो इस सारे प्रोग्राम की मालकी करेगी, है ना। तो इस वक्त तक उनका कोऑपरेशन भी मौजूद है कि हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करके उनको देंगे। So you think it's going to happen in the next elections? I am sure. You sure about it? आई एम श्योर। बेगम साहब, आपने बहुत काम किया है, उसमें अभी कोई कमी आ गई है, तेजी आ गई है, क्योंकि ये तंग बहुत करते हैं आपको अलवी साहब, तो उसमें नहीं, मैं अपने काम में के मामले में तो मेरी जो मुझे ख्वाहिश है वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, इनकी नहीं सुनती आप। बेगम साहब, आपने बहुत काम किया है और काम मतलब जहाँ पे भी आप कर सकती हैं, प्रेसिडेंसी कोशिश में कर रहे आने हैं, से बहुत पहले भी ज़्यादा आप तो नहीं। करती रही हैं, थोड़ा बहुत। बहुत ज़्यादा किया आपने, चलिए, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो उसमें अभी कोई कमी आ गई है, तेजी आ गई है, क्योंकि ये तंग बहुत करते हैं आपको अलवी साहब, तो उसमें नहीं, मैं अपने काम में के मामले में तो मेरी जो मुझे ख्वाहिश है वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, इनकी नहीं सुनती आप। नहीं, अपना काम मैं अपने जो मुझे पसंद है वो मैं अपने काम करती रहती हूँ, और यहाँ पे भी कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ भी हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा जो भी है So वो what's the करना। response like from the public? नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर का किया था वो मैं I मीडिया- was here, I know, but उसमें आप बहुत ज़्यादा involved थी। जी You were इन्वॉल्व very थी। much there. बिल्कुल, मगर वो ऐसा मेरा ख्याल था कि एक मंथ था कि उसको हमने टारगेट किया, जी। तो वो ज़्यादा फोकस। अब जब से हम यहाँ आए हैं, मुझे हमेशा से ये बात, मैं जब कहीं ट्रैवल करती थी तो देखती थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पे लोग उन लोगों का बहुत लोग ख्याल करते Exactly. हैं, और हमारे यहाँ तो समझिए बिल्कुल उसको अंदर बंद करके रखा। एक एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ इनके ऊपर काम करना। ये दो चार चीज़ें जो बहुत हैं, जो मुझे बहुत बॉदर करती हैं कि इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। अब 2 साल से हम कर रहे हैं, मैं कहूँगी तो इनको फिर बुरा लगेगा कि अभी काम ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है, मगर मैं सोचती हूँ कि कुछ चेंज आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। मतलब अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो मेरा ख्याल, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में थोड़ा बहुत शायद अभी तो नहीं हमें मालूम कि हमने किया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये तो इन द लॉन्ग रन पता चलेगा कि कितना क्या डायग्नोसिस में क्या हुआ, मगर इसी में कोशिश इनका कर रहे हैं। ख्याल है इनका कि वो काम इसको कुछ हुआ नहीं, मगर बहुत कुछ हुआ। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर लोग आकर इनको कहते हैं कि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ कि कुछ देखो, परफेक्शन 100% कब होगा? कभी भी नहीं होगा। जब तक इंसान जिंदा है वो कोशिश करता रहेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर तो सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते थे, हाँ। और हम आपको तो काम ही यही कर रहे थे कि अवेयरनेस। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारी इस प्रेसिडेंसी के अंदर एक खातून डॉक्टर हैं जिन्होंने क्लिनिक उनकी है, उनकी क्लिनिक है हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर, जो हमारे स्टाफ वगैरह को देखती हैं। उनको शी हरसेल्फ डायग्नोज्ड इट ओनली बिकॉज कि एक अवेयरनेस की मुहिम चल रही थी, वरना लोगों के जहन में नहीं रहती बात, है ना। तो ये बहुत फर्क पड़ा इस बात से कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि 40-50% सर्वाइवल रेट पाकिस्तान में, 95% दुनिया भर में, ओनली बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस। तो ये बहुत कामयाब रहा, और हर साल अक्टूबर के अंदर इसको मजीद अक्टूबर नहीं, मगर पूरे साल ही करना पड़ता है धीरे धीरे, मगर कोविड हमें जाहिर है कोविड की वजह से जैसे मसले मसाइल अलग हैं। और फिर ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों का है, इसका प्रोपोर्शन आपको बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया भर में ये 14% हैं पॉपुलेशन के जी। 14% हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए आप उनको निकाल दें जो बुज़ुर्ग इस तरफ चले जाते हैं बुढ़ापे में, तो भी 10% तो होंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर 20 करोड़ है तो 2 करोड़ लोग हैं। और समझिए कि कोई हमारे यहाँ कोई उनकी फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ तक कि अब हमें पता चला कि इंजीनियरिंग क्या है वो काउंसिल, उसमें उनको इजाज़त ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलती। इंजीनियरिंग में इजाज़त नहीं मिलती, मतलब उनके यहाँ ही नहीं कि कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता, ये लिमिट है हम लोग की। मैं तो कहूँ कल कल रात हम गए, हालत की है इंतहा ना? है। कल रात हम इनकॉग्निटो गए फिर देखने के लिए, कहाँ F6 और F11 F10 में, F10 में और F6 F10 में। हाँ, F6 में भी गया और F10 में भी। अच्छा, अच्छा, तो दोनों जगह हमने जाकर ये कैफियत देखी कि एक तो वो हम लोग रैम्स के लिए हैं कि लोग बाहर निकलें, ताकि इन लोगों का अगर जब जा ही नहीं सकते तो बेचारे वो कैसे व्हील चेयर पे और ऐसे कैसे जाएंगे, मगर देख के क्योंकि बहुत करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, CDA इसमें मदद कर रही है ना? सीडीए बड़ा अच्छा काम कर हाँ, रहा है। CDA कर रही है कि फुटपाथ्स के अंदर रैम्प्स लगा रही है। अभी तो अपनी फुटपाथ्स पर कोशिश में है कि हम रैम्स तो हम खुद देखने गए कि कैसा काम है। अच्छा, वो यानी अगर आप F6 या F10 में जाएं तो वो कहीं 8 फुट पर दुकानें हैं, स्टेयर्स हैं, कहीं 3 फुट पर है, मतलब कोई एक प्लान तरीके का नहीं है। तो ये देख के बड़ी तो बड़ा अफसोस मुश्किल हुआ। नजर आया। हाँ। अच्छा, एक बैंक ने रैंप बना दिया अपनी सीढ़ियों के पैरेलल,
उस पे व्हील चेयर को चढ़ाना कितना मुश्किल है भाई। सवाल ही यानी रैम का तो एक अलग स्लोप होता है ना। तो व्हील चेयर मैं तो चढ़ाने की कोशिश करता रहा हूँ ऐसी जगहों पर, तो वो तो पूरा उठाना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं उस रैम का। बाहर सूरत हमने ये तय किया, कल का आइडिया आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैंने ये तय किया कि इसके अंदर F6 और F10 मिसाल के तौर पर, इस्लामाबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो किसी एक यूनिवर्सिटी को F6 दें, किसी एक यूनिवर्सिटी को F10 दें, कि ये प्लान के तौर पर मशवरा दें कि किसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। मतलब वहाँ से एक इनपुट आएगा, एक पार्टिसिपेटरी बच्चे हैं उनको अच्छा इन्वॉल्व करें ताकि वो इसको प्लान करें। ये जो आर्किटेक्चर जिन यूनिवर्सिटीज़ में है, तो मैं समझता हूँ कि उनको बुलाकर बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि डेवलप अ प्लान। बड़ी अच्छी सजेशन है, बहुत ये पार्टिसिपेटरी कैफियत से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये शायद CDA के बस में ना हो, जो ट्रेडर्स हैं, एक ब्लॉक के ट्रेडर्स हैं, दुकानें, उनको मिलाकर एक तरफ एंट्री के ऊपर रैंप बन जाए, एक तरफ इधर से बन जाए, सारे हर सीढ़ी के आगे जरूरत नहीं है, कुछ जगहों में एंट्री और एग्जिट ऐसा हो मतलब एटलीस्ट अगर दे आर यूजिंग व्हील चेयर तो एटलीस्ट उनको उतरना चढ़ना आसान है। स्पेस भी अलॉट होनी चाहिए। हाँ। जो लोग ये कहते हैं कि है थोड़ी बहुत शायद कहीं, मगर हमारे यहाँ लोग उसमें खुद ही पार्क कर देते हैं। एक कल जब हम निकले ना, तो एक मैंने गाड़ी देखी, छोटा सा रिक्शा, वो चला, उसमें लिखा कि ये डिफरेंटली एबल्ड रिक्शा है। अच्छा, और उस पर मैं रुका और मैंने उस आदमी से इंटरव्यू किया, नदीम नाम था उसका। मैंने उससे इंटरव्यू किया कि तुम अपनी रोज़ी कमा लेते हो? उसने कहा हाँ जी, अल्लाह देता है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या बेचता? वो जैसे आप देखते हैं ना, कोई नाड़े बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कुछ चीज़ें उसने सजाई हुई थी वो बेच रहा था, तो कुछ भी मैंने भी उससे ख़रीदा। अच्छा, और फिर मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया, उसने कहा जी मेरी रोज़ी हो जाती है, मगर मैं इससे तरक्की करना चाहता हूँ। मैं पूछा क्या करना चाहते हो? कहने लगा कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। उसने कहा कि करीम या ऊबर टाइप की। तो मैंने उसको ये कहा, देखो करीम ऊबर तो अपनी गाड़ियाँ नहीं खरीदते, है ना, तो गाड़ी खरीदो और फिर ऐसी जो डिसेबल्ड आदमी चला सके, बहुत लंबी बात है। बाहर सूरत में सोचता रहा कि क्या करूँ, तो मुझे रात को ये ख्याल आया कि ऐसे लोगों को, एक तो उसको ये भी नहीं पता था कि बैंक कर्जा देने के लिए तैयार है। अच्छा, और बैंक सस्ता कर्जा देने के लिए तैयार है डिसेबल्ड को, और लोग पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि वो स्किल सेट इनके पास नहीं, इनको बताएगा कौन, इनको ले जाएगा कौन। तो मुझे ख्याल हुआ कि अब मैंने अपने स्टाफ से कहा, उसका नाम नंबर मेरे पास है, कि उसको अप्रोच करके ये कहें कि तुम्हें कोई दुकान खुलवा देते हैं, ताकि तुम्हारा कारोबार बन जाए, हैं, उसके लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। जैसे अखवत करता है, जो मैं भी इंशाल्लाह उसके साथ कोशिश कर रही हूँ कि मिलके करें, कि वो कर्ज हसना देते हैं, और वो ख़ास तौर से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, कि आप उनको कर्ज हसना देते हैं कि कोई भी अपनी बिजनेस शुरू करे। वो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, और बैंकों का कहना ये है कि कर्ज हमारे पास है, औरतों के लिए है अप टू 50 लाख। अच्छा है, मगर आ ही नहीं रही औरतें। तो तो मैं आपके प्रोग्राम के नहीं है, लोगों के पास मालूम नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाता है। तो मैं आपके ज़रिए औरतों से ये कहना चाहता हूँ कि एट लेसर इंटरेस्ट, शायद 5% है, बाकी इंटरेस्ट 7% पर है, 5% पर लॉन्ग टर्म लोन बैंक देने को तैयार हैं। औरतें अपना प्रोजेक्ट ले जाएं, ठीक, एक बार। दूसरे, डिसेबल्ड के लिए बैंक के पास डिफरेंटली एबल्ड के लिए लोन्स हैं, तो उनके लिए मामला तैयार किया जाए। तो अच्छा, यानी यही रास्ता, देखिए ये नॉन पॉलिटिकल काम है सारे, इंक्लूडिंग, देखो मैं कह दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये भी नॉन पॉलिटिकल है कि कम से कम इसकी ताकत हम दे दें इलेक्शन कमीशन को। बाकी इस्तेमाल करें, वो तो असेंबली में आपस में बैठें देखें। बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की है कि जैसी एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाए, तो आप खुद असेंबली में जाकर रखें, लोगों को अनाउंस करें, ताकि असेंबली में भी लोग देखें, फिर एक दिन जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, सबको दिखाया जाए कि भाई ये आसान है, इसके अंदर अगर कोई खामी है तो बताओ, ताकि एक्सेप्टेंस कराना बड़ा मुश्किल काम है। टाइम उसमें जो चेंजेस लानी है, चेंजेस लेकर डुएबल है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताएं, वो एक बड़ी यहाँ पे एक सियासी सी बात है, बड़ा यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो उससे पहले कोई ना कोई चीज़ प्रेसिडेंट साहब को भेज दी जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ताकि नो कॉन्फिडेंस से पहले ही असेंबली डिसॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट हमेशा है डिसॉल्व करने का। हाँ, बिल्कुल सही है, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर है, तो आएगी तो देखा जाएगा। ऐसी कोई कैफियत नहीं है, ऐसी कोई कैफियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अनसर्टनिटी की कैफियत में मुल्क को लाना भी नहीं चाहिए, है ना। और इस हुकूमत के 2-2.5 साल रहे हैं,
اور بڑے مشکلات کے تھرو گزرے بھی ہیں. یعنی بہت بڑی کامیابی آپ سب لوگوں کی اور سارے طبقات کی اور حکومت کی, کووڈ جس طرح سے ہینڈل کیا ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں آپ انڈیا جا کر دیکھ لیں, ہے نا, دنیا دیکھ لیں یار, دنیا کی پاپولیشنز نے بغاوت کی ہے, یعنی ماسک اتار کر انہوں نے محفل پروٹیسٹ کیے ہیں. پاکستانی قوم نے ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. لوگ یہ کہتے تھے کہ پڑھی لکھی قومیں جو ہیں وہ ڈسپلن ہو جائیں گی, تم نہیں ہو گئے, مگر لوگوں کو واقعی میں کہتا ہوں 100% ڈسپلن نہیں ہوا. آپ کو تصویریں بازاروں کی اور جلوسوں کی سب کچھ نظر آ جائیں گی, بہت وائلیشن ہوئے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ مسجدیں کھلی رکھنے سے, اللہ سے رجوع رکھنے سے, معافی مانگنے سے, اور جتنا آپ نے احتیاط کی اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے. میڈیا پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے, دنیا کے لیے اگزامپل ہے. واقعی میں اس کو کم اہمیت نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے اگزامپل ہے. اور میں ایک آپ کو مثال دوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن کی وحدانیت اور پیغام لے کر آیا اور اپنی سننا سے بتایا, اور دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو انہوں نے کی وہ یہ کہ قوم کو ڈسپلن کیا. یعنی نماز کے لیے سب بندی کرو, ہے, پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ تم نے لائنیں بنائی نہیں بنائی. قرآن کے اندر سورہ صافات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ صف بندی کرنے والوں کے حوالے سے قسم اٹھاتا ہے. یعنی اس کا مطلب صف بندی صرف یہی نہیں کہ لائن بناؤ, صف بندی کا مطلب وہ ہے جس کو قائد اعظم نے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن میں بھی لے کر آئے, ہے نا. جتنی جو قوم آرگنائز ہوتی ہے, آپ یہ انارکی اس نے لکھی ولیم ڈیلرمپل نے, ہے نا, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر ایکسپلائٹ کیا, اور ہر بیٹل کے اندر جیتتے جیتتے مسلمان ہارا ہے اور سب لوگ ہارے ہیں. سب بندی توڑی, لوٹ مار شروع کی. خیر اس زمانے کا کلچر بھی تھا لوٹ مار شروع کری, لہذا دشمن دوبارہ حاوی ہو گیا. تو لہذا یہ جو ڈسپلن والی بات ہے نا, یہ اس قوم میں بڑھ رہی ہے. دس از گوئنگ ٹو چینج دس نیشن. بڑی اچھی بات ہے جی, بڑی پازیٹیوٹی ہے آپ کی گفتگو میں دونوں میں. وہ الگ بات ہے کہ یہ آپ کی بات سنتے نہیں, وہ الگ بات ہے کہ اب ٹائم بہت گزر گیا اور اب یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے, لیکن ان کی باتوں میں اور آپ کی باتوں میں بہت پازیٹیوٹی ہے جی. I'll have to wind up over here جی, دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے کیونکہ آپ بھی بڑی انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں. میرے ادھر لوگوں نے کوشش کی آپ کو کمفرٹیبل کرنے کی, لیکن ہو نہیں سکتا. کمفرٹیبل جب ہو جائیں گے جب یہ مجھے کچھ کہہ سکیں. تھینک یو ویری مچ جی, ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. تھینک یو, آپ کو سب کو عید مبارک جناب. اللہ تعالیٰ قوم کو ایسے ہی خوش رکھے, جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کا خیال کیا جائے, اور وقت بڑی تیزی سے بدل بھی رہا ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے. آپ سب کو عید مبارک جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.